हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी सेकंड सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो अपनी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी हम सेकंड यूनिट के हम 5th चैप्टर की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। बाकी इससे पहले मैं वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट के 4th चैप्टर तक की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि अपनी जो सेकंड यूनिट है उसका 5th चैप्टर है पारिस्थितिक दृष्टिकोण। तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो, इसको हम सिंपल सा ना, हम पारिस्थितिकी को क्या समझ सकते हैं, पर्यावरण या वातावरण समझ सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण या वातावरण आप इसे मान के चलो तो आपको ये बहुत ईजी से समझ आएगा। बाकी इस चैप्टर में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें ना 3 समाज के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहली बात हम ये जानेंगे कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण होता क्या है। ठीक है, जैन उसके बाद हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, फिर इसके जो प्रशासन से क्या संबंध होता है वो हम जानेंगे। फिर इसके बाद जिनके नाम पर ये यूनिट है, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, इनका योगदान पारिस्थितिक दृष्टिकोण में क्या है तो वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ जो 3 समाज मैंने बताए थे अभी, जो मैं बता रहा था आपको, 3 समाज के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि बस इसमें क्या है, कुछ वर्ड जो है ना वो चेंज किए गए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता है। और मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से मेल खाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ ही जाएगा, क्योंकि इसके बारे में आपने 11th या 12th में स्टडी की हुई है। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पारिस्थितिकी अवधारणा है या फिर दृष्टिकोण, ये लाया क्यों गया था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें पारिस्थितिक अवधारणा जो है वो लानी पड़ी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पारिस्थितिक अवधारणा है इसका दूसरा नाम क्या है, या पारिस्थितिक उपागम का दूसरा नाम क्या है। अगर आपके एग्ज़ाम में दूसरा नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको हम संगठन के अध्ययन के तुलनात्मक उपागम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक जो उपागम है उसको तुलनात्मक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जानेंगे कि ये जो अवधारणा वो कब विकसित हुई थी। तो देखो, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध का क्या आ गया था, परिणाम घोषित हो गया था कि कौन सा देश जीता है, मतलब कौन सा गुट जो है वो जीता है। तो उसके बाद प्रशासन और संगठन के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकी उपागम का प्रचलन हुआ। ठीक है, ये वाली जो अवधारणा है वो आने लगी थी। अब ऐसा क्या हुआ था वो देखो, जब हम, जैसे कि हमें पता है कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद अपना जो शीत युद्ध है वो शुरू हो गया था, जिसमें क्या था, दुनिया 2 गुटों में बटी पड़ी थी। ठीक है, 1945 में क्या हुआ था कि दुनिया कितने भागों में बटी हुई थी, 2 भागों में बटी हुई थी, जिसको हम पहला विश्व या दूसरा विश्व के नाम से भी जानते हैं, या पहली दुनिया या दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। पहली दुनिया अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है, और दूसरी दुनिया सोवियत संघ USSR को माना जाता है। ठीक है, तो दुनिया क्या थी, 2 भागों में बटी हुई थी। पहली दुनिया को अमेरिका, दूसरी दुनिया को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ 1947 के बाद, या फिर ये कह लो कि 1940 से लेकर 1950 के बीच में कई सारे जो देश है वो आज़ाद हुए जो गुलाम थे। ठीक है, कई सारे देश क्या हो गए, गुलाम जो थे ना वो सारे के सारे क्या हो गए, आज़ाद हो गए ज़्यादातर। जैसे कि उनमें चीन आ गया, श्रीलंका आ गया, भारत भी आ गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्री जो आज़ाद हुए थे 1940 से 50 के दशक में। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब उन देशों को कौन से गुट में शामिल होना है ये समस्या थी। ठीक है, ना तो उनके पास विकास करने के लिए कुछ था, तो उनको ना, दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, अमेरिका की तरफ जाए या सोवियत संघ की तरफ जाए। तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा, जो भी नव स्वतंत्र देश थे उन्होंने क्या बनाया, एक नया गुट बना लिया कि अगर हम अमेरिका की तरफ जाएंगे ना तो सोवियत संघ क्या करेगा, हमारी हेल्प नहीं करेगा। क्या पता कि आने वाले टाइम पर हमें सोवियत संघ की हेल्प की ज़रूरत हो। तो अगर मान के चलो भारत आज़ाद हो गया, अगर भारत अमेरिका का साथ देता तो सोवियत संघ उसकी आने वाले टाइम पे मदद नहीं करता। अगर सोवियत संघ की तरफ जाता भारत तो फिर अमेरिका आने वाले टाइम पे हमारी मदद नहीं करता, क्योंकि हम किसके दोस्त बन जाते, सोवियत संघ के। तो इसलिए ना, भारत जैसे और भारत के साथ साथ कई नवस्वतंत्र देश जो उस समय आज़ाद हुए थे, उन्होंने ये सोचा कि अब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अब हम क्या करेंगे, एक नया गुट बनाएंगे। मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होने को क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्षता। तो इसी के नाम पर उन्होंने क्या बना लिया, गुट बना लिया, किसी भी गुट में शामिल ना होना, और इसी के
विशेषता के आधार पर एक गुट का नाम रख दिया गया जिसको हम बोलते हैं गुट निरपेक्षता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गुट निरपेक्षता वाले जितने भी देश थे उनको तीसरी दुनिया कहा गया। पहली दुनिया या फिर पहली जो दुनिया थी उसको क्या नाम दिया गया, अब जो अमेरिका है उसको पहली दुनिया और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया जो भी आज़ाद हुए देश जो ना तो अमेरिका में शामिल हुए और ना ही सोवियत संघ में शामिल हुए। ठीक है, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, उन्होंने एक नई दुनिया बना ली जिसको हम तीसरा विश्व भी कहते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से देश थे, वो थे नवस्वतंत्र देश। देखो, जो तीसरे विश्व या फिर तीसरी दुनिया के जो देश थे जो आज़ाद हुए थे, ठीक है, जो उपनिवेश थे और उपनिवेश से क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे, उन्होंने क्या बना ली, नई दुनिया बना ली। तो ऐसा क्या हुआ था, तो देखो जो पहली दुनिया थी ना अमेरिका, उसके जितने भी सिद्धांत थे या फिर ये कह लो कि पश्चिमी जो देश थे या पश्चिमी दुनिया के जितने भी सिद्धांत हैं ना, वो अपर्याप्त थे तीसरे विश्व के लिए, या गुट निरपेक्षता के जितने भी देश थे ना उन सब के लिए अपर्याप्त थे, क्योंकि तीसरी दुनिया के जो देश थे वो इतने काबिल नहीं थे कि वो पश्चिमी देश के ना जितने भी सामान वगैरह वो ख़रीद सके, क्योंकि हमारे पास ना तो धन था, ना कुछ था, ना खाने के लिए कुछ। ठीक है, तो हमें क्या करना था, अब अपना विकास करना था। ठीक है, तो इसलिए ना अगर हम पश्चिमी देश को अपना लेते हैं ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। पश्चिमी दुनिया में जाकर हमारा कोई फ़ायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कुछ वहाँ पे क्या आता है, पूंजीवादी व्यवस्था है, और वहाँ पर जब हम पैसे देंगे तभी हमें खाने को मिलेगा, जितना कमाओगे उतना खाओगे। ठीक है, यही है, कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। तो इसलिए ना जो भी पश्चिमी जो दुनिया थी, ठीक है, पश्चिमी दुनिया के जितने भी देश थे उन्होंने हमारी सहायता नहीं की और ना ही हमने उनसे मांगी। तो देखो इसमें सीधी जो पहला जो पैराग्राफ है उसमें यही बताया गया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रशासन और संगठन के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकीय उपागम का प्रचलन हुआ। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही ख़त्म हुआ 1945 में, ठीक है, तुरंत क्या हो गया था, अपना जो पारिस्थितिक उपागम वाला जो प्रचलन है वो मतलब उपागम जो है वो शुरू हो गया था, प्रचलन में आ गया था, अब इसको यूज़ करने लग गए थे। इस उपागम को संगठन के अध्ययन के तुलनात्मक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, तुलनात्मक उपागम भी कह सकते हैं। इस उपागम के प्रचलन के पीछे ये धारणा है कि पश्चिमी संगठन, जो पश्चिमी दुनिया है, उसके सिद्धांत तीसरे विश्व के देशों में, मतलब गुट निरपेक्षता के जितने भी देश हैं जो आज़ाद हुए थे नए नए, प्रशासन की उनके देशों की जो भी प्रशासन से संबंधित समस्या थी उसके अध्ययन के लिए अपर्याप्त हैं। ठीक है, ना वो उनको पूरा कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो मतलब कि उनका जो वातावरण है वो अलग है, अमेरिका का वातावरण अलग है और भारत का वातावरण अलग है। ठीक है, तो अमेरिका का वातावरण, जैसे कि अमेरिका की संस्कृति, अमेरिका के वहाँ के लोग, उनकी जो भाषा है वगैरह वो सब कुछ अलग है, और भारत की भाषा, भारत की संस्कृति सब कुछ अलग है। ठीक है, अगर हम उनसे हेल्प भी मांग लेते, ठीक है, सपोज़ कि हमारे पास पैसा है, ठीक है, हम आज़ाद हो गए लेकिन हमारे पास है धन, तो हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका को अपना सकते हैं। ठीक है, अब हमने अपना लिया तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या होगा, अब हम उनसे हेल्प मांग रहे तो हमें अपनी भाषा भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमें अपनी संस्कृति भी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उनसे कुछ परचेज़ कर रहे हैं ना, कुछ खरीद रहे हैं, तो हमें क्या मतलब हम खरीदेंगे तो हमारे पास वही सामान आएगा जो वो बना रहे हैं, और वो अपने देशों के ही सामान बनाएंगे। ठीक है, जो उनकी संस्कृति है उससे रिलेटेड सामान बनाएंगे। तो इसलिए अगर हम उनसे हेल्प भी मांगते हैं तो हमारी जो संस्कृति वगैरह सब कुछ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही है, लोक प्रशासन अपने परिवेश में अलग रहकर कार्य नहीं करता। ठीक है, परिवेश और वातावरण प्रशासन को प्रभावित करता है। परिस्थितिकी जो शब्द है वो जीव विज्ञान है ना, ठीक है, उससे लिया गया है। यह प्राणियों तथा उनके भौतिक, मतलब जिसको छुआ जा सकता है, और सामाजिक पर्यावरण की अंतः क्रिया का अध्ययन है। लोक प्रशासन अपने परिवेश में अलग रहकर कार्य नहीं करता, जैसे कि अभी पढ़ा हमने। ठीक है, और साथ ही साथ ना ये परिवेश और वातावरण प्रशासन को क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करते हैं, इसका असर पड़ता है बहुत ज़्यादा ही। और साथ ही साथ पारिस्थितिक जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया, जीव विज्ञान से लिया गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम जानें, जिस प्रकार एक पौधे के विकास के लिए विशेष प्रकार की जलवायु, मिट्टी, नमी और तापमान आदि की जरूरत होती है, उसी प्रकार प्रत्येक समाज का विकास उसके अपने इतिहास, आर्थिक संरचना और साथ ही साथ मूल्य, राजनीतिक व्यवस्था आदि से जुड़ा होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार ना अपना विकास खुद किया जा सकता है। जिस प्रकार पौधे को अगर अपना विकास करना है तो उसके लिए एक नियमित जलवायु होती है, या मिट्टी होती है, नमी होती है, तापमान होता है। तो उसी प्रकार अगर हमें अपने समाज का विकास करना है तो उसके लिए भी अपना खुद का इतिहास होना चाहिए, और आर्थिक संरचना बढ़िया होनी चाहिए। कैसी होगी वो भी देश पर डिपेंड करता है या समाज पर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके राजनीतिक व्यवस्था इन सबसे जुड़ा होता है। अगर ये सब कुछ सही चल रहा है तो समाज का विकास जरूर होगा। जैसे कि अगर मिट्टी, नमी, तापमान या फिर जलवायु नियमित रूप से मिल रहा है तो पौधे का विकास भी होगा। इसी प्रकार हमें अगर ये चीज़ें मिल रहा है ना, इतिहास, आर्थिक संरचना या राजनीतिक व्यवस्था अगर सही तरीके से हमारे कंट्रोल में है तो हमारा भी या फिर हमारे समाज का भी विकास होगा। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए पारिस्थितिक दृष्टिकोण की शुरुआत सबसे पहले J.M. घोष, रॉबर्ट ढल और साथ ही साथ रॉबर्ट ए मर्टन ने की थी, ठीक है। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ना, पारिस्थितिक दृष्टिकोण जो है फ्रेड W. रिक्स, वहाँ पे लिखा तो अपनी जो बुक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो रिक्स का नाम आता है। लेकिन सबसे पहले पारिस्थितिक जो शब्द है ना वो लेकर कौन आया था, उनसे पहले ना किसने यूज़ कर लिया था, जो अपने घोष वगैरह, जॉन एम घोष, उन्होंने ही कर लिया था, ठीक है। जो अपने रिक्स है ना वो तो बहुत बाद में आए थे इस शब्द को लेकर। और साथ ही साथ ना रिक्स जो है ना उन्होंने क्या करा, इस दृष्टिकोण में जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण है इसमें बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। फिर इसके बाद हम जाने J.M. घोष, ठीक है, जो सबसे पहले लेकर आए थे क्या, पारिस्थितिक दृष्टिकोण या पारिस्थितिक उपागम की जो अवधारणा है वो लेकर आए थे, ठीक है। और साथ ही साथ रॉबर्ट ए डहल और रॉबर्ट ए मर्टन ने फ्रेड W. रिक्स से वर्षों पहले लोक प्रशासन के अध्ययन कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण की शुरुआत की थी, ठीक है। इन्होंने वर्षों पहले क्या कर ली थी, जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण है उसकी शुरुआत कर ली थी, परंतु रिक्स ने ही इस दृष्टिकोण के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो रिक्स बाद में है लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इसके अंदर। विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अपने अध्ययन में रिक्स ने एक विस्तृत मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण में प्रशासनिक तथा आर्थिक और तकनीकी, राजनीतिक और संचार कारकों के बीच संबंध का विश्लेषण किया है। अब इसके बाद देखो थाईलैंड और फिलीपींस में अपने अध्ययनों के आधार पर उसने उदाहरण देकर ये बताया कि किस प्रकार पर्यावरण प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। देखो हर जगह ना पर्यावरण या पारिस्थितिक जो उपागम है उसकी बात की जा रही है। तो अभी मैं इसको ना पहले एक बार रीड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस पूरे का निचोड़ क्या है, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द को जीव विज्ञान से लिया गया, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, जो जानवरों की प्रजातियों और प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंध देखता है। देखो जानवरों की जितनी प्रजातियाँ है और उनके प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, जो भी उनके आसपास का वातावरण है उसके बीच में संबंध को देखता है, ठीक है। ये पारिस्थितिक का मतलब बताया गया। और जॉन एम घोष ने कहा कि नौकरशाही और उसके वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिकी का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इसमें भी वातावरण या पर्यावरण या प्राकृतिक वातावरण की बात की गई है, ठीक है। अगर नौकरशाही और उसके बीच के मतलब कि जो भी उसका वातावरण है उसके बीच के अध्ययन का पता लगाना है कि नौकरशाही और जो उधर का वातावरण है वो कैसा है, तो हमें पारिस्थितिकी का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टालकट पार्सन्स, ठीक है, जो हैं उन्होंने समाजशास्त्र में सामान्य प्रणाली दृष्टिकोण दिया जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पहले आया, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो समाजशास्त्र में एक सामान्य प्रणाली दृष्टिकोण है वो पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पहले आया था, मतलब पारिस्थितिक दृष्टिकोण बाद में आया और ये पहले आया था, जो उन्होंने बताया था टालकट पार्सन्स ने, ठीक है। फ्रेडरिक समाजशास्त्री ने पारिस्थितिक अवधारणा दी, ठीक है, इसकी अवधारणा दी थी जो हम पढ़ रहे हैं, जो प्रशासनिक प्रणाली और उसके वातावरण के बीच गतिशील संबंध, जो भी चल रहे संबंध है उसका अध्ययन करता है, ठीक है, यह करवाता है। रिक्स का मानना था कि प्रशासनिक ढांचे को उसके वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता या नहीं देखा जा सकता। उन्होंने माना कि प्रशासनिक प्रणाली समाज की छोटी छोटी प्रणालियाँ या उप प्रणालियाँ जो अन्य छोटी छोटी प्रणालियों से क्या होती है, बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होती हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासनिक प्रणाली सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न होती है जिसमें द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिक्स का मानना था कि समाज को कई कार्य करने होते हैं और ये कार्य व्यक्ति को ढांचा बनाने में मजबूर करते हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक, संप्रेषणशील या कम्युनिकेशन जो होती है उसकी स्किल तथा प्रतीकात्मक हो सकता है। रिक्स ने अपनी पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो 1961 में उन्होंने लिखी थी उसमें लोक प्रशासन तथा बाहरी वातावरण के गतिशील संबंध की चर्चा की,
ठीक है। अब इसके बाद देखो ये वाला लास्ट रह गया, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि क्या है ऊपर जो हमने पढ़ा। इस दृष्टिकोण को अपनाने की बात सबसे पहले ड्वाइट वाल्डो, ठीक है, ने 1955 में की थी। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का वृद्ध परिप्रेषण ने समझने के लिए, अगर इनको बड़े परिप्रेषण या दृष्टिकोण में समझना है तो उसके लिए रिक्स के 2 मॉडल का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य को समझना चाहते हो या पारिस्थितिक दृष्टिकोण या उपागम को समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिक्स के द्वारा दिए गए 2 मॉडल को समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तभी आपको ये समझ आएगा कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण क्या होता है, ठीक है, और आपको इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो बाकी हमने ऊपर क्या जाना वो मैं बता देता हूँ। देखो नौकरशाही है, ठीक है, और प्रशासन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हर किसी के लिए, या फिर अगर हम जानवरों को इंक्लूड करें तो वो भी कर सकते हैं। देखो नौकरशाही हो गया, प्रशासन हो गया, या फिर संस्कृति हो गई, या कुछ भी कोई भी अन्य चीज़, ठीक है, या कोई भी अन्य जीव जंतु कुछ भी, तो उन सब के लिए एक अनुकूल वातावरण का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने वातावरण के अनुकूल ही क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अगर मान के चलो सपोज़ कि एक मतलब कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल, ठीक है, फ्रेंड सर्कल है, अगर वो जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का आपका बिहेवियर होगा। अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होगा। अगर आपका बेकार या फिर ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, मतलब सोसाइटी में आपको खुद डर लगता है कि अगर मैं इन फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वातावरण के अनुकूल ही क्या होता है, व्यवहार करते हैं हर कोई, ठीक है। तो इसी प्रकार की बातें किस में की जाती है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण के अंतर्गत की गई है। तो चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, ठीक है, या कोई भी प्रशासन की बात की जाए या जानवरों की बात की जाए, तो वो हमेशा वातावरण के अनुकूल ही क्या करते हैं, बिहेव करते हैं या फिर व्यवहार करते हैं। और दूसरी बात, अगर नौकरशाही और उसके बीच में वातावरण, या फिर जानवरों और उसके जो प्राकृतिक वातावरण है, या फिर प्रशासन और उसके बीच का जो वातावरण है, अगर इन सब का अध्ययन करना है तो हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, पारिस्थितिक जो दृष्टिकोण है या उपागम है या परिप्रेक्ष्य है, उन सब का अध्ययन हमें करना पड़ेगा। देखो दृष्टिकोण कह लो, परिप्रेक्ष्य कह लो या उपागम कह लो, तीनों का मतलब एक ही है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर मान के चलो कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव है, या कोई नौकरशाही या कोई भी अन्य पोस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट फील्ड की पोस्ट हो गई या प्राइवेट हो गया, या आपका किसी के साथ कोई संबंध जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप हो गई या कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर हमें उस सब का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा, पारिस्थितिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर जहाँ पर वातावरण की बात आएगी, वातावरण से संबंधित अगर हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं, ठीक है, कि किस प्रकार के वातावरण में ये व्यक्ति रहता है, तो हमें पारिस्थितिक दृष्टिकोण के बारे में जानना पड़ेगा। और अगर इसे हम, ये तो हमने छोटे तौर पर जान लिया, अगर हम इसे बड़े तौर पर जाने या फिर पॉलिटिक्स के तौर पे जाने, तो अगर हमें किसी भी देश की प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानना है तो हमें उसकी संस्कृति, भाषा वगैरह इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। तभी हमें समझ आएगा कि जैसे कि अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ठीक है, और ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, और भी अन्य प्रकार के देश हैं, ठीक है, कई प्रकार के देश हैं, उन सब की भाषा वगैरह क्या है, मान के चलो किसी किसी की एक जैसी हो जाती है, लेकिन जैसे अमेरिका और भारत है, अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो अलग है, भारत की जो है वो अलग है, अमेरिका की संस्कृति अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, तो वहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है। वो अपने अनुकूल जीवन बिताते हैं, हम अपने अनुकूल जीवन बिताते हैं, तो ये है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अमेरिका की जो पारिस्थितिक दृष्टिकोण है वो अलग है, और भारत का पारिस्थितिक दृष्टिकोण या वातावरण क्या है, अलग है। तो ये अपना क्या था, बेस था। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। और बाकी आपको कुछ विद्वानों के नाम भी मेंशन करने हैं, जैसे कि रिक्स हो गया, टाल्कस हो गया, ठीक है। रिक्स ने क्या बताया था कि जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1961 में, ठीक है, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने 1961 में, ठीक है। उन्होंने ना मतलब कि लोक प्रशासन को किससे रिलेट किया था, वातावरण से रिलेट किया था, कि लोक प्रशासन और जो वातावरण है ना उससे रिलेट करके उन्होंने किसके बारे में बताया, पारिस्थितिक दृष्टिकोण के बारे में बताया था। तो फिलहाल तो गाइज़ आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके जो मॉडल हैं, जिसके अगर मतलब कि अगर आपने मॉडल जान लिया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि ये मॉडल जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। अगर इस यूनिट के चैप्टर 5 से कोई क्वेश्चन आता है तो आपके एग्ज़ाम में मॉडल ज़रूर आएगा। और अगर आपको ये चैप्टर पूरा ढंग से समझना है तो आपको मॉडल के बारे में पढ़ना ज़रूरी है।
तो वो थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, जो अपना बेस था वो इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि आपके जो सेकंड सेमेस्टर के जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।